ओके, आप लोगों को फाइल विजिबल है? मैंने स्क्रीन शेयर करी है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार सारे मैसेजेस में गुड मॉर्निंग लिख दीजिए और बताइए आप कैसे हैं, हाउ आर यू ऑल। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो आज मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स का टॉपिक लेके आई हूँ और 2 दिन मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी, 2 दिन मैं आपको मिडिवल हिस्ट्री पढ़ाएंगे। वेरी गुड शीतल सिंगला, आप मेरे फेवरेट हो गए हो क्योंकि आप रोज मेरी क्लास लगाते हो। तो गुड मॉर्निंग एंड आई एम हैप्पी दैट यू आर फाइन एंड आई एम फाइन टू। सो आज हम करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। ओके, ये दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड को मॉनेटरी सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, कंसल्टेंसी सपोर्ट कहीं ना कहीं मिलता रहता है। ओके, एंड इनकी वजह से मतलब पहले भी काफी वो पड़ा है, फाइनेंशियली एक हेल्प मिली है सारी नेशंस को। और ये शुरू कहाँ से हुए थे? ये हुए थे हमारे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से। अब जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में आप लोग लिख के बताइए कि वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम पीरियड कौन सा था। मुझे डेट्स बताइए प्लीज, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, उसके बाद फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। एनी आइडिया? पता है किसी को? मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा बहुत तो पढ़ रहे होंगे आप लोग। वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम पीरियड कब था? वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम पीरियड था 1914 से लेके 1918 तक। ओके, बाल्कन नेशंस की वजह से हुआ था। ओके, एंड वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम पीरियड था 1939 से लेके 1945 तक। यस पूजा, वेरी नाइस। 1939 से 1945 ये हमारा वर्ल्ड वॉर 2 था। ओके, अब जब वर्ल्ड वॉर 1 बनाया गया था उसके बाद एक लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था, लेकिन उसके बाद दोबारा से वर्ल्ड वॉर 2 हो गया तो वो फेल हो गया। आप लोगों को देख ही रहे, राइट? तो ऐसे में फिर क्या करते हैं, दोबारा से फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता, कितना सारा नुकसान हो गया था, राइट? तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब यूनाइटेड नेशंस को भी स्टैब्लिश करने लगे होते तो उस टाइम पे सबसे पहले एक ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी। ओके, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, जिसको ऑफिशियली बाद में यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस भी लिखा गया था। अब यूनाइटेड नेशंस जो इस्टेब्लिश हो रहा था उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग वो थे, जैसे द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गई, WTO हो गया, ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक और IMF जिसको पहले ब्रेटन वुड्स बोलते थे, ये हो गया। तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात करते हैं, पैसों की बात करते हैं, क्योंकि सारी सारी इकोनॉमी बिल्कुल रिसेशंस में जा चुकी थी। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इकोनॉमी वाज मोर इम्पोर्टेंट एट दैट टाइम। ओके, बिकॉज एवरीथिंग वाज एट अ डस्ट। तो एक वो डस्ट से, स्क्रैच से दोबारा से स्टार्ट करना था हर एक इकोनॉमी को, वो चाहे यूरोप की इकोनॉमी हो चाहे वेस्टर्न इकोनॉमी हो। एंड ऑब्वियसली उस टाइम पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये जो 1939 से लेकर 1945 तक का जो टाइम पीरियड था ना, जितनी भी कॉलोनीज थी, कॉलोनीज यानी कि जैसे हमारे खुद का कंट्री है इंडिया, इंडिया वाज आल्सो कॉलोनाइज्ड बाय ब्रिटिशर्स, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं कॉलोनी थी। एंड इसको भी मतलब ये जितनी भी कॉलोनीज थी ये भी इंडिपेंडेंट हो रही थी। ब्रिटिशर्स या जो भी दूसरी कंट्रीज के जो डोमिनेंट कंट्रीज थी, जैसे फ्रेंच, उन्होंने ज्यादातर अफ्रीका को के ऊपर कॉलोनीज बना रखी थी, तो वो सारे दे ऑल वर गोइंग बैक। ओके, तो इसीलिए वो एक टाइम पीरियड था जिस टाइम पे ये ब्रेटन वुड्स इस्टेब्लिश किया और सारी की सारी इकोनॉमीज को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इसको शुरुआत किया गया। ओके, स्टार्टिंग में इसमें 44 नेशंस गैदर हुए थे, जुलाई 1 से लेके जुलाई 22 तक कॉन्फ्रेंसेस रही हैं। ओके, 1944 टोटल नेशंस कितने थे? 44। ऑलराइट, एंड देन, और ये मिले कहाँ थे? ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, USA में। ओके, आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, एंड इनकी मेजर अकम्प्लिशमेंट क्या रही है? IBRD एंड IMF। IBRD ही वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है। ओके, अब जो IBRD है वो भी 1944 में
इस्टेब्लिश हुआ था, जिसको बाद में ही वर्ल्ड बैंक का नेम दे दिया गया था। एंड इसमें इसका प्लान था कि इट विल प्रोवाइड लोन्स टू हेल्प टू रीबिल्ड द कंट्रीज डेवास्टेटेड बाय द वर्ल्ड वॉर 2। ओके, जो कंट्रीज तबाह हो चुकी हैं वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से, उनको दोबारा से रीबिल्ड करना, ये मेन ओरिजिनल प्लान था, लोन देना था उन वर्ल्ड बैंक ने। ओके, ये मेन काम था। साथ के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डैम्स, इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स, इरिगेशन रोड्स, इरिगेशन सिस्टम्स एंड रोड्स, इन सब के ऊपर फोकस करना था। ओके, एंड विद द फंडिंग, इसमें इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की हेल्प से 1956 में इन्होंने धीरे धीरे करके दे स्टार्टेड सेटिंग अप द प्राइवेट कंपनीज, जिसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज को भी फंडिंग स्टार्ट हुई। ओके, अब अकेला आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक के अंदर ना बहुत सारे छोटे छोटे एसोसिएशंस हैं जो कि हेल्प करते हैं। ओके, और यही चीज वर्ल्ड बैंक ने स्टार्ट करी थी। वर्ल्ड बैंक के अंदर जैसे आईएफएससी हो गया, आईडीए हो गया, आईसीएसआईडी हो गया, और मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी, ये 4 ऑर्गेनाइजेशंस को यूज करके पूरा वर्ल्ड बैंक बनाया गया था। वर्ल्ड बैंक कोई एक बैंक नहीं है, वर्ल्ड बैंक के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ी है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 1956, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जिसका काम है इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना 1960s। ओके, और कहाँ देखना? पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज में। ऑलराइट, सेकंड आ गया आईएससीआईडी, ये इंडिया में बहुत ज्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, क्योंकि हमारी इंडिया की जब इंडिपेंडेंस हुई थी तो कभी पाकिस्तान के साथ, कभी चाइना के साथ हमारी डिस्प्यूट्स रहती थी, तो इसका काम है डिस्प्यूट्स को सेटल कराना। तो इंटरनेशनल सेटलमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ओके, ये है 1966 में स्टैब्लिश हुई थी। और साथ में एक मीगा इज मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी 1988। ठीक है, ये 4 वर्ल्ड बैंक की ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने हेल्प करी थी। ये तो हो गया आईबीआरडी का। फिर है आईएमएफ भी तो स्टैब्लिश किया था। अब एंड में जाके मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी कि आपको मुझे ये बताना है कि दोनों में से डिफरेंस क्या है। ठीक है, आप लोग सारे के सारे क्लास 9th करके आए होंगे। क्लास 9th एनसीईआरटी में इसका पूरा एक चैप्टर है, पूरा एक चैप्टर है, वेल फर्निश्ड गुड चैप्टर। आप लोग चाहो तो वहां से एडिशनल स्टडी भी कर सकते हो, बाकी तो नोट्स तो है ही है। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज इनिशिएटेड इन 1944, वर्ल्ड बैंक के साथ ही ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में स्टैब्लिश किया गया था। कब किया गया था? 27 दिसंबर 1945। ठीक है, ये हो गई जी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की डेट, ये हो गई ब्रेटन वुड्स की डेट। ओके, बाकी आईबीआरडी तो चलता रहता था क्योंकि इसमें बहुत सारी एजेंसी थी, तो ये 1944 को ही कंसिडर करते हैं। लाइट चली गई थी एकदम से, सो वाईफाई स्टॉप्ड वर्किंग एंड सो वी वर कंटिन्यूइंग इट। सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन और एक बार हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। एंड ऐसा अगर कभी कभी हो जाए तो प्लीज
Just keep little patience. ओके जी, तो वी वर डूइंग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, ओके। एंड अभी तक हमने इसकी हिस्ट्री को डिस्कस किया है और आगे अब हम चलते हैं। ऑलराइट, आगे आ जाता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो इसकी, हाँ, इसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा कि ये 27 दिसंबर 1945 को इट वाज एस्टैब्लिश्ड, ओके। सेकेंडली, इट वाज ग्रुप ऑफ 189 कंट्रीज एंड इसके हेडक्वार्टर्स का है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए, ओके। नाउ इसका मेन मेजर रोल क्या था? इट वाज फर्स्ट इज फॉस्टरिंग द ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, ठीक है, सिक्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड प्रोवाइडिंग ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का काम था लोन्स प्रोवाइड करना, बट आईएमएफ इज लिटिल डिफरेंट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंस कैसे है इसमें? देखो सुनो, लोन देना आसान है किसी भी कंट्री को, ओके, लेकिन किसी को इंडिपेंडेंट बनाना इज अ मोर ऑफ अ टास्क, ठीक है। आईएमएफ का काम है कंट्रीज को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनाना, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करना ताकि उनका एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सके, ओके, उनका ट्रेड बूस्ट हो सके, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हो सके, ऑलराइट, और उनमें ओपननेस यानी उनकी इकोनॉमी को थोड़ा ओपन कर सके, ओपन यानी ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, ताकि मल्टीनेशनल कंपनीज आए, एफडीआईज आए, ओके, एफपीआईज आए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, ये सब कुछ, ओके। मैं ऑडिबल हूं ना? एक बार प्लीज मेरे को मैसेजेस में बता दीजिए दैट यस मैम यू आर ऑडिबल, क्योंकि मैं इतनी देर से खुद से बातें कर रही जा रही थी और मुझे पता ही नहीं था कि मेरा डिस्कनेक्ट हो गया सारा। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके, नाउ अब यही था आईएमएफ का मेजर मोटिव, ओके, ये इनका मॉडस ऑपरेंडी था, ऑलराइट। आईएमएफ ये एक यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी रही है, राइट, और इसमें स्टार्टिंग में 45 गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव थे, ओके। धीरे 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 करके 29 मेंबर्स आए, 29 मेंबर्स से फिर 189 मेंबर्स आए, ओके। अब आप लोगों का काम है, साथ के साथ आप लोग पता कीजिए, ओके, कि कौन सी वो कंट्री है जिसने सबसे लेटेस्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को ज्वाइन किया है। लेटेस्ट वो कौन सी कंट्री है? क्लॉक टिक हो रही है, करंट अफेयर्स पढ़ा करो। आज की डेट में आईएमएफ के टोटल 191 मेंबर्स हैं, जिसमें 21 अक्टूबर 2024 को ये कंट्री लाइकेन्टेनस्टाइन, इस कंट्री ने ज्वाइन किया है। पाकिस्तान नहीं है बेटा, पाकिस्तान ने तो बहुत पहले ज्वाइन कर लिया था, पाकिस्तान को तो हमेशा ही पैसों की जरूरत थी। इट वाज लाइकेन्स्टाइन, ओके, इन्होंने मॉनेटरी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ज्वाइन 8% वोटर्स के साथ इन्होंने ज्वाइन किया था बैक इन 2000। कंट्रीज थी ये रहती थी, इन्होंने ज्वाइन किया था, लेकिन अब लेटेस्ट जो कंट्रीज ने ज्वाइन किया है वो है लाइकेन्स्टाइन, ठीक है। ये आपके करंट अफेयर्स में भी कवर हो जाता है, ठीक है। ये सब चीजें ना स्टार लगा के नोट्स लगा लिया करो, ये पता नहीं होता पेपर में कब कहाँ आ जाए, ओके ओके। नाउ अब बात आती है, सबसे पहले हम उठाएंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सबसे बड़े 3 फंक्शंस, ठीक है। इनके 3 फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट हो गया आपका रेगुलेटरी फंक्शंस, सेकंड हो गए फाइनेंशियल फंक्शंस, तीसरे हो गए कंसल्टेटिव फंक्शंस, ओके। पहला जो आपका रेगुलेटरी फंक्शन आ जाता है, उसका काम है एक कोड ऑफ कंडक्ट एस्टैब्लिश करवाना, कंट्रीज के बीच में एक्सचेंज रेट एस्टैब्लिश करवाना, ताकि कल को अगर हम फॉर एग्जांपल ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया अगर किसी कंट्री से ट्रेड कर रहा है, तो हम कौन सी करेंसी को सबसे ज्यादा यूज करते हैं? ग्लोबल करेंसी कौन सी है? मुझे प्लीज मैसेजेस में लिख के बताओ, जल्दी 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 जल्दी। ग्लोबल करेंसी क्या है? रुपी है, रूबल है, येन है, डॉलर है। डॉलर। वैसे भी आजकल डोनाल्ड ट्रंप ने
बहुत ज्यादा ये उठाया हुआ है कि कोई भी, ताकि उनके डॉलर की वो ना कम हो सके, डोमिनेंस ना कम हो सके, तो ही इज थ्रेटनिंग एवरी कंट्री कि मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा। ब्रिक्स नेशन ने अगर अपनी कोई करेंसी यूज करी तो अभी तक तो डॉलर ही है, बट धीरे धीरे सारी की सारी वर्ल्ड इकोनॉमी इज ट्राइंग टू डी डॉलराइजेशन, क्योंकि डॉलर की बहुत ज्यादा डोमिनेंस हो गई है। ओके, तो रेगुलेटरी फंक्शंस आईएमएफ में यही आ जाता है कि एक आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट बनाया जाता है जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड किए जाते हैं कि एक्सचेंज रेट कंट्रीज का बीच में क्या रहेगा। ठीक है, एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है मार्केट फोर्सेस से, यानी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, कि कितना डिमांड एंड सप्लाई है आपकी कंट्री में फॉरेन करेंसी को लेके, उसी हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या फॉरेक्स एस्टैब्लिश होते हैं। ऑलराइट, सेकंड फंक्शन तो फाइनेंशियल फंक्शन है ही है। हमारा एक बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, आपको पता है व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? मुझे एक बार मैसेजेस में लिख के दिखाओ अगर आपको पता है व्हाट इज बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। यस या नो तो लिखो, कि नहीं पता। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बैलेंस, ठीक है जी। हाँ, एक तरीके से बोल सकते हैं। एक्चुअली इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें विजिबल आइटम्स हो गए जो आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हो, जिसको टच कर सकते हो, साथ के साथ इनविजिबल आइटम्स, दोनों चीजें ही इंक्लूड होती हैं। ठीक है, और ये फिर बताता है कि हमारी कंट्री में इंपोर्ट ज्यादा थी या एक्सपोर्ट ज्यादा थी, और उसके बेसिस पे ही इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम यानी हमें एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखना पड़ता है, ताकि हमारे अगर इंपोर्ट ज्यादा होंगे तो डेफिसिट हो जाएगा और एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे तो सरप्लस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना पड़ता है। तो इस डिस इक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के लिए आईएमएफ लोन्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, और कंसल्टेटिव फंक्शन तो हो ही गया कि कॉपरेशन मेंटेन रहे, शांति बने रहे देशों के बीच में, टेक्निकल असिस्टेंट बनी रहे, काउंसलिंग प्रोवाइड करते रहे। तो ये तीन फंक्शंस थे। क्या क्या हो गए? रेगुलेटरी, फाइनेंशियल, कंसल्टेटिव। ओके, आंख बंद करके कोई भी क्वेश्चन आए ना यूपीएससी का, पकड़ के उसमें टिक लगा देना। ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएमएफ में क्या क्या आ जाता है? ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन ऑफ द वर्ल्ड, ऑलराइट, सिक्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट को थोड़ा सा कम करके हम आराम से, मतलब ऐसे, ताकि इन्फ्लेशन भी एकदम से ना बढ़े। ठीक है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंस ना हो, बैलेंस्ड इंटरनेशनल ट्रेड रहे, ऐसा ना हो कि एक कंट्री इंपोर्ट ही करे जा रही है, एक्सपोर्ट ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है। ये सारे रूल्स बना सके, हाई एम्प्लॉयमेंट कर सके और पॉवर्टी को रिड्यूस कर सके गवर्नेंस के हिसाब से। ओके, अब इनके रहते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ओके, बोर्ड ऑफ गवर्नर से पहले मेरे आपके लिए क्वेश्चन है, हु इज एमडी ऑफ वर्ल्ड आईएमएफ? आईएमएफ का मैनेजिंग डायरेक्टर बोल लो, प्रेसिडेंट, जो भी है, कौन है अभी के लिए? कौन है? अभी रिसेंटली उसका टर्म रिन्यू हुआ है, वो दूसरी बार बनी है। एक्चुअली इट्स अ वुमेन, शी इज अ वुमेन। जल्दी से बताओ मुझे, पता करके बताओ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर। नो नो नो, इंडियन वुमेन नहीं है। और पूजा ने बिल्कुल सही जवाब दिया, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, बिल्कुल सही। उससे पहले पता है कौन थे? उससे पहले थे डेविड मैल्पेस, काफी लंबे टाइम तक रहे हैं। उसके बाद क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ये भी स्टार डाल के लगा लो। अब एकदम से अगर पेपर में आ गया तो क्या करोगे? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है, ये 2 टाइम्स बन चुकी हैं। ये 2019 में भी आई थी और अब ये 2024 में भी इनका रिन्यू हो गया है, वो है। ओके, और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? यहां पे एक इंडियन है, कौन है जी? अजय बांगा। ओके, चलो आगे चलते हैं, खत्म करते हैं इसको, फिर एमसीक्यूज इसकी ट्राई करेंगे। ओके, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में 1 गवर्नर है, एक हर कंट्री का एक ऑल्टरनेटिव गवर्नर तो रहेगा ही रहेगा, और एवरी मेंबर अपने अपने 2 गवर्नर्स तो रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? ये अपॉइंट करेंगे एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स को। एक इनकी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होते हैं, एसडीआर बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके थ्रू ना इनको ना एक वो मिलती है, राइट्स मिलते हैं, जिसमें ये अपनी जैसे टाइम टू टाइम, अब मैंने आईएमएफ से लोन लिया और मैं टाइम टू टाइम उसको वापस भी कर रही हूँ, तो आईएमएफ मुझे खुश होकर एक कुछ परसेंटेज ऑफ राइट्स देते हैं, जिसमें मैं ये रिजर्व्स, जितनी भी मेरी जो करेंसी है, उसको एक स्टेबल करने के लिए कोई ना कोई
रिजर्व बना सकती हूँ, ठीक है, जिसमें मेरे को करेंसीज और भी ज्यादा फ्रीली एक्सचेंज कर सकती हूँ, ठीक है। इसका काम है फॉरेन एक्सचेंज को बूस्ट करना, इंटरनेशनल ट्रेड पेमेंट्स को और मेंटेन करके रखना, और लिक्विडिटी यानी ज्यादा से ज्यादा कैश हो कंट्री के पास, उस चीज को मेंटेन करके रखना, ठीक है। तो ये कुछ एसेट होते हैं, ठीक है, ये एक तरीके से एसेट होते हैं। अगर किसी कंट्री के पास बहुत ज्यादा एसटीआर है तो उसके एसेट्स हैं, ठीक है। आई होप आपको पता होगा कि एसेट्स क्या होते हैं और लाइबिलिटीज क्या होती हैं। एक बार लिख दीजिए, फिर नहीं तो फिर मैं बताऊंगी आपको कि एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, ठीक है। बाकी एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स का काम भी इन्हीं का ही है, और बाकी एक आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट्स और जो लॉज और प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके बारे में, ठीक है। इनकी एक मिनिस्ट्रियल कमिटी है जिसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 2 मिनिस्ट्रीज कमिटी रहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंशियल कमिटी है। अच्छा, आपको नहीं पता है, एसेट्स होते हैं बच्चे जो आपकी कैश में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं और जिसकी वजह से आपके बिजनेस में क्रेडिट साइड पे बूस्ट रहता है, यानी कि जब आपका इनफ्लो हो रहा है, यानी कि आपके लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी सेल किया और आपको उसके रिटर्न में पेमेंट्स आ रही है, कैश आ रहा है, गोल्ड आ रहा है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स आ रही है, ये सब आपके एसेट्स हैं। लाइबिलिटीज हैं, आपने किसी को पैसे वापस देने हैं, आपने उधार लिया है, आपके ऊपर एक बोझ है, इट इज अ बर्डन, तो ये होती है आपकी लाइबिलिटीज, ठीक है। तो जो बैलेंस शीट बनती है अकाउंट्स में, उसमें एसेट और लाइबिलिटीज दोनों आती हैं, ठीक है। हाँ, एसेट को आप सेल करके पैसे जमा कर सकते हैं, आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, इसीलिए इसको बोलते हैं लिक्विडिटी मेंटेन करने का जरिया। लिक्विडिटी यानी कैश में इजीली कन्वर्ट कर सके, ठीक है जी। ओके, ठीक है। मिनिस्ट्री कमेटी में हमारा जो इसमें कमिटीज हैं, इसमें पहली कमेटी आ जाती है इंटरनेशनल मॉनेटरी और फाइनेंशियल कमेटी आ जाती है, जिसमें 24 मेंबर्स हैं, 189 गवर्नर्स हैं, अब तो 191 हो गए हैं, और हर कंट्री का एक एक रिप्रेजेंटेटिव है, वही गवर्नर, ओके। और ये फाइनेंशियल सिस्टम को ही डिस्कस करते हैं और इकोनॉमी को बूस्ट करने के तरीके ढूंढते हैं, राइट। ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड हो गया डेवलपमेंट कमेटी। डेवलपमेंट कमेटी यानी जो भी एडवाइजरी लेनी है, अगर बाय चांस वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों मिलके कर रहे हैं कोई काम, किसी गवर्नमेंट के बीच में कुछ वो करवानी है, किसी चीज को लेके एग्रीमेंट करवाना है, तो वो भी डेवलपमेंट कमेटी का ही काम है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने किसी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर रखे हैं, फॉर एग्जांपल यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, हमने उनके साथ कोई एक प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज करके उनके साथ डिस्कशन करनी है या कुछ भी करनी है, तो इसमें भी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक आगे आते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रेड से रिलेटेड, लड़ाई झगड़े से रिलेटेड नहीं कर रही मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रही हूँ, फाइनेंशियल ट्रेड से रिलेटेड, जब हमें कोई इंटर गवर्नमेंट कंसेंसस करवाने हैं, ठीक है। बाकी कोई क्रिटिकल डेवलपमेंट इशू करवाना है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया को अफगानिस्तान में पार्लियामेंट बनवाना था, तो वो भी कहीं ना कहीं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के थ्रू ही होता है, ओके। मेरी वॉइस दोबारा खराब हो रही है? अभी ठीक है? ओके जी, अभी ठीक है ना? ओके, ये तो था हमारा, कौन सा बोर्ड था ये, आईएमएफ मैनेजमेंट का था, ठीक है, जिसमें हम कमिटीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अगला आ जाता है हमारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में आ जाता है कि जो भी डेली के ट्रांजेक्शन होते हैं उसके बारे में नोट्स रखना, ठीक है, फंडिंग करवाना, ठीक है, एक एनुअल हेल्थ ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी का चेक करवाना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हर थोड़े थोड़े क्वार्टर्स में ना कुछ एजेंसीज होती हैं जो रेट करती हैं आपकी जीडीपी को, कि आपकी जीडीपी डाउन जा रही है या लो जा रही है या ऊपर जा रही है, ये सब कुछ आईएमएफ चेक करता है, आईएमएफ के थ्रू होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत ही बड़ी रेटिंग एजेंसी है मूडीज करके, इंटरनेशनल एजेंसी है, ये मोदी नहीं है, ये मूडीज है, मैं पहले बता दूं, ठीक है। इसको मोदी के साथ कंफ्यूज मत करना, और इसका मोदी से कोई लेना देना नहीं है, ओके। तो ये मूडीज करके एक एजेंसी है जो कि रेट करती है कि जीडीपी आपकी डाउन जाएगी अगले क्वार्टर में, क्वार्टर यानी जो 3 मंथ्स का जो गैप होता है, या उसके ऊपर जाएगी, ये सब कुछ काम करता है। ये आईएमएफ की कंसल्टेंसी के थ्रू होता है, ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड का काम होता है, ओके। डिसीजंस लेना वोट्स को लेके, ठीक है। अब वोट्स एक बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स के साथ साथ एक वोटिंग पावर भी मिलती है, हर मेंबर को इक्वल वोट्स मिलते हैं, और किसी ना किसी को कुछ कोटा बेस्ड वोट्स भी मिलते हैं। कोटा बेस्ड यानी कि किसी के साथ अच्छे ट्रेड रहे हैं, आईएमएफ के साथ अच्छी वो रही है, एक सिचुएशन रही है, कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया टाइम टू टाइम अपनी पेमेंट्स करता रहता है, तो उसके पास कोटा बेस्ड वोट्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वोटिंग पावर को डिटरमाइन करते हैं कि इस कंट्री को रखना है कि नहीं करना है, इस कंट्री को लोन देना है कि नहीं देना है, ऐसे करके बड़े बड़े डिसीजंस में इन्वॉल्वमेंट होती है उनकी, ठीक है। तो ये हो गया एग्जीक्यूटिव बोर्ड का काम। लास्ट रहती है आपकी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आ जाते हैं एमडी। एमडी कौन है, मैंने आपको बताया था, वो इज द एमडी,
क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, भूला नहीं है। ऐसे याद करो कि रात को कोई 4 बजे भी पूछे, कि सुबह के 4 बजे भी पूछे कि भाई कौन है, तो आपको पता हो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ठीक है, साथ ही साथ IMF मेंबर्स, वेदर और नॉट, चाहे आप यूनाइटेड नेशन के मेंबर हो या नहीं हो, आप तब भी IMF के मेंबर बन सकते हो। आपको आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा बस, ठीक है, और बोर्ड ऑफ गवर्नर में ऐड होना पड़ेगा, दैट्स इट। ठीक है, और अगर आप IMF के मेंबर हो तो आप अपने आप ही IBRD कौन है, वर्ल्ड बैंक, इसके भी कहीं ना कहीं आपको राइट्स मिल जाते हैं। ओके, पे कोटा सब्सक्रिप्शन में आ जाता है कि हर कंट्री जैसे ही IMF को ज्वाइन करेगी थोड़ा सा कोटा सब्सक्रिप्शन मिलता है स्टार्टिंग में, जिसमें वो उनको हेल्प करते हैं इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से। और वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, उनकी GDP का 50%, उनकी ट्रेड ओपननेस यानी कि कितनी उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमी ओपन कर रखी है उसका 30%, ठीक है, साथ के साथ इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी का 50% और इंटरनेशनल रिजर्व्स का 5%। ठीक है, क्लियर? ओके, अब आगे आप बात आती है स्पेशल ड्राइंग राइट्स की। ये मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि इसमें IMF कुछ कंट्रीज को करेंसीज प्रोवाइड करती है, ड्राइंग राइट्स प्रोवाइड करती है अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से, जो फेमस करेंसीज हैं, जैसे डॉलर हो गया, यूरो हो गया, येन हो गया, स्टर्लिंग हो गया, और चाइनीज रेनमिनबी को भी इंक्लूड किया गया है साथ के साथ, ताकि उनकी जो भी करेंसी वैल्यू है उनका फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन हो सके, फॉरेन रिजर्व को बूस्ट करने के लिए मिलते हैं। ठीक है, ओके। अब आ रही है आवाज आप लोगों को? मैंने थोड़ा सा चेक किया है, मैं एक्चुअली आज दूसरी सिटी में आई हूँ, इस करके आज थोड़ा वाईफाई का इशू रखा है मेरा। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो 2.4G वाले पे आए थे। ओके, अभी कोटास जो है इसको SDR के फॉर्म में ही एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, हर कंट्री को कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से कोटास मिलते हैं, जिसमें स्पेशल ड्राइंग राइट सबसे बड़े बेस्ट कोटास होते हैं। ठीक है, अब बात आती है IMF और इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं दे आर गुड ऑन एन एवरेज, एक अच्छे रिलेशंस हैं, हमने एक अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखे हैं। ओके, बेनिफिट बहुत मिला है हमें उनसे पोस्ट पार्टीशन, यानी 1947 के बाद व्हेन ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया, तो उसके बाद हमारा तो BOP बहुत ही ज्यादा घाटे में ही था जी, राइट। ज्यादा कोई रिजर्व्स थे नहीं हमारे पास, मुश्किल से हमारे पास उस टाइम पीरियड पे 500 करोड़ के ही कुछ वो थे हमारे पास, बैलेंस थे। और अभी मुझे फटाफट से चेक करके बताओ कि आज के डेट में हमारे पास कितने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं इंडिया के पास। जल्दी बताओ, सोचो सोचो। आज की डेट में हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 644.39 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। ठीक है, ये ऑल टाइम हाई है। और बट ये है कि अभी रिसेंटली जो लास्ट क्वार्टर आया है उसमें थोड़ी सी डिक्लाइन आया है, क्योंकि डॉलर की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा अप्रिशिएट हो रही है, तो रुपी की डाउन हो रही है, तो इसी वजह से 60.5 बिलियन का थोड़ा डाउन आया है। बट वैसे ये 2023 में थोड़ा सा हाई रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन शो हुआ है लास्ट क्वार्टर की वजह से। ओके, इसी वजह से अभी RBI ने अपना रेपो रेट वगैरह सब कुछ ही चेंज किया है। ओके, ऑलराइट। अब बात आती है कि पोस्ट पार्टीशन के बाद ऑब्वियसली हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में था, तो हम कहाँ गए थे, IMF के पास। ओके, और फिर IMF के थ्रू हमें फंडिंग्स मिली। ठीक है, इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे 1965 से लेके 71 के बीच में भी हमारी इकोनॉमी को काफी एक बैकलैश आया था। ठीक है, उस टाइम पे भी IMF ने ही हेल्प किया, राइट।
1971 में इंडिया ने 817 करोड़ की एक्सचेंज करेंसी को परचेज किया था, और साथ के साथ अब वो रीपे भी हो चुका है। बेस्ट चीज ये है कि आप लोन ले रहे हो, उसको उतारना बहुत जरूरी है। ओके, वो ज्यादा मैटर करता है, राइट? तो वो भी हमारा पे हो चुका है। साथ के साथ 1970 से हमें एसडीआर में मिल गए थे। ऑलराइट, अब फ्यूल, फर्टिलाइजर्स, इंपोर्ट्स, इनकी प्राइसेस की वजह से भी हमें थोड़ा सा टाइम टू टाइम बोरोइंग्स करनी पड़ती है। फिर 1981 में बोरोइंग्स हुई 5000 करोड़ की। ऑलराइट, एंड सबसे ज्यादा जो बोरोइंग्स हुई है वो हुई है 1990s के टाइम पे। ओके, जब हमारी इकोनॉमी में काफी ज्यादा फाइनेंशियल इमरजेंसी का ही टाइम पीरियड आने वाला था, तो तब मनमोहन सिंह वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, पीवी नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट थी, और उन्होंने एलपीजी पॉलिसीज को जब इस्टेब्लिश किया था तो तब ये आईएमएफ से लोन मांगा था। ऑलराइट, 2.2 बिलियन का। ऑलराइट, एंड 67 टन ऑफ इंडिया की जो गोल्ड रिजर्व थी उसको प्लेज किया गया था, यानी मॉर्टगेज किया गया था, यानी उसको गिरवी रख के हमें लोन मिला था, जो कि अब हमने ऑलमोस्ट उतार दिया है। ठीक है, अब हमने बाकी लेटेस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में जो आईएमएफ से ले रखे हैं, अब हम उसको ही लेके उनकी रिपेमेंट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। हमने लास्ट ईयर दिवाली पे भी इनका लोन उतार के हमारे गोल्ड रिजर्व वापस आए हैं इंडिया में। ओके, अब कुछ क्रिटिसिज्म है आईएमएफ की, वो है एक तो इनके लोन्स की कंडीशंस बहुत ज्यादा हैं। ऑलराइट, ये बहुत ज्यादा अपने कंडीशंस देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने 1991 में जब इंडिया को भी लोन दिया था तो इन्होंने एलपीजी पॉलिसीज को डोमिनेट करने के लिए बोला था, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी वैसे तो एक फायदा तो पड़ा ही, लेकिन साथ के साथ बाहर की कंट्रीज का इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा आ जाता है इसमें आपकी कंट्री में। ओके, आपकी इकोनॉमी में सोशलिज्म थोड़ा खत्म हो जाता है और कैपिटलिज्म ज्यादा आ जाता है। साथ के साथ इसका जो दूसरी चीज है वो है प्रॉब्लम है, वो है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट को लेके थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है। डॉलर की डोमिनेंस है तो कहीं ना कहीं उसको ज्यादा फेवरिज्म मिलता है। ओके, डीवैल्यूएशन बहुत होती है, इसमें कुछ नहीं कर पाता। क्रिटिसिज्म रहता है, फ्री मार्केट नहीं रहती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, न्यू लिबरल क्रिटिसिज्म रहता है। न्यू लिबरल ये स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स होते हैं जिसमें फ्री मार्केट को इनको ठीक से नहीं समझा जाता है, प्राइवेटाइजेशन को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि बहुत ज्यादा प्राइवेट क्यों, मतलब एंटी कैपिटलिज्म थॉट्स होते हैं थोड़े से। ओके, और मिलिट्री डिक्टेटरशिप को सपोर्ट कर देते हैं ये, राइट? जैसे कहीं ना कहीं कंट्रीज को हेल्प करने के चक्कर में कि हम कंट्री को हेल्प करें, मिलिट्री डिक्टेटरशिप को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर देते हैं। पॉजिटिव आउटकम्स तो आप सबने देखा है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये रीसेंट न्यूज में पढ़ लीजिएगा एक बार फटाफट से। हम लोग वर्ल्ड बैंक और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, 189 कंट्रीज हैं, इसमें भी ये सारे ग्रुप ऑफ एसोसिएशन हैं जो मैंने बताया। आईडीए हो गया, आईएफएससी हो गया, आईसीएसआईडी हो गया और एमएमई हो गया। ओके, और इनके डायरेक्टर प्रेसिडेंट हैं अजय बांगा जी, इंडियन ओरिजिन के हैं। ऑलराइट, इंडियन का एवरीवेयर आज की डेट में किसी भी कंट्री में चले जाओ आपको इंडियंस मिलेंगे। ओके, और ये जितनी भी एसोसिएशंस हैं इनमें वर्ल्ड बैंक का काम है मेजरली लोन्स प्रोवाइड करना। ओके, और रिफॉर्म्स प्रोवाइड करना, पॉवर्टी, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स चलाना, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, सैप बोलते हैं जिसको, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, ये स्टार्ट करवाना। फ्री मार्केट पॉलिसी को लेके लोन्स का काम करवाना डेवलपिंग नेशंस में। ये ज्यादातर पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज को टारगेट करते हैं वर्ल्ड बैंक वाले। ओके, वर्ल्ड बैंक उनके थ्रू काम करती है। ठीक है, लीडरशिप हो गया, डिस्प्यूट्स हो गए, इनके बारे में बात करना और सेटलमेंट करवाना। ऑलराइट, एक बार अब आप ओके, अब एक बार इनके डिफरेंस देख लो कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बीच में। ठीक है, मेजरली फोकस एरियाज इनका रहता है एक्सचेंज रेट का, इनका रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। फंडिंग सोर्सेज इनकी कोटा बेस्ड रहती है, इनकी बोरोइंग बेस्ड रहती है। ओके, ये स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज रखते हैं और ये लो इंटरेस्ट रेट रखते हैं। ओके, ये सब मेजरली इनकी डिफरेंस बिटवीन है। ऑलराइट, हेडक्वार्टर्स दोनों के ही आज की डेट में वॉशिंगटन डीसी में है।
इनके मैनेजिंग डायरेक्टर है, इनके प्रेसिडेंट है। ओके, और बाकी हाँ, आईएमएफ एक सिंगल आइडेंटिटी है, इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं। ओके, अब एक बार हम इनकी एमसीक्यूज करते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज करने बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी पता चलेगा। ओके, ओके जी, लेट्स स्टार्ट। पहले आपके आगे असर्शंस और रीजन, ठीक है। ये कल जिन्होंने मेरे साथ क्लास लगाई थी, मैंने उनको भी बताया था कि असर्शन और रीजन जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें एक असर्शन होता है। असर्शन का मतलब होता है एक स्टेटमेंट दी जाती है और नीचे रीजंस में उनका एक रीजन देते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का एक सबसे बढ़िया तरीका ये है कि पहले आप क्वेश्चन में रीजन को रीड करो और फिर असर्शन को रीड करके उनके साथ एक लिंक जोड़ने की कोशिश करो। अगर लिंक जुड़ता है तो ठीक है, अगर लिंक नहीं जुड़ता है तो इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन को आप चूज करो। पहला ऑप्शन इसका यही रहता है कि दोनों असर्शन और रीजन ट्रू है और आर उसकी एक राइट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है, इसका ये मतलब पूरा पूरा रखता है, ये बिल्कुल सही कह रहा है और ये बिल्कुल सही है, इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। दूसरा बोलता है कि ये दोनों हैं तो ठीक, लेकिन ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक असर्शन, एक स्टेटमेंट है, ठीक है, कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, ठीक है, तो ये तो ठीक है। और रीजन में मैंने बोल दिया कि क्योंकि हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी, तो ये तो सच्ची है, तो यानी ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और रीजन में मैं लिख दूं बहुत सारे कॉलोनी वाले इसको कॉलोनाइज करने के लिए आए थे, डच आए थे, पोर्चुगीज आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, ये तो कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं हुई ना। इसमें इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री, उसके बारे में तो कुछ नहीं बताया गया, तो फिर ऑप्शन दिया जाता है कि भाई आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक है कि अगर ए ट्रू है और आर फॉल्स है, यानी कि मैंने बोल दिया कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और रीजन में मैंने बोल दिया कि कभी इंडिया में कोई आया ही नहीं, कोई बाहर वाला, तो रीजन हो गया गलत। और अगर मैं बोलूँ असर्शन ही फॉल्स है, अगर मैं बोलूँ इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप है जिसमें पाकिस्तान का कोई आके हमें डिक्टेट कर रहा है, तो दिट इज फॉल्स। और रीजन मैंने कोई भी ट्रू लिख दिया कि इंडिया 26 जनवरी 1959 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट किया था, तो हो गया राइट, ठीक है। ऐसे करके चार ऑप्शन होते हैं और उसमें से बेस्ट ऑप्शन को हमें देखना पड़ता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है असर्शन है और रीजन है, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आपको जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे ही उसको कर सकते हैं। ओके, आईएमएफ प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट टू इट्स मेंबर कंट्रीज और आईएमएफ का प्राइमरी गोल है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा एबीसीडी में से बताइए। ऑप्शन ये दे रखे मैंने, इसमें से बताइए। नहीं, आईएमएफ का प्राइमरी गोल ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी करना नहीं है, वो वर्ल्ड उल्टा है, ठीक है। आईएमएफ का कौन काम है, शॉर्ट टू मिड टर्म लोन्स प्रोवाइड करना, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करना। ओके,
दैट इज नॉट अ IMF रोल, ऑलराइट, ये प्राइमरी रोल नहीं है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके, तो इसमें आपका ए इज ट्रू। वेट 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 वेट, हाँ ये ठीक है, इसका यही आंसर आएगा, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, हाँ ए ही है इसका आंसर। ठीक है, आगे चलिए। वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स कंसेशन लोन्स टू लो इनकम कंट्रीज, ये तो राइट है कि रॉन्ग है? और रीजन लिखा है कि IBRD इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब मुझे ये बताओ, ये इसका ट्रू एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है? इसका क्या आंसर होगा? ए इज करेक्ट, हाँ असर्शन इसका करेक्ट है। रीजन बताओ, इसका रीजन, ये इसके साथ रीजन के साथ मैच हो रहा है? आर फॉल्स नहीं है, वैसे तो IBRD मेंबर तो है वर्ल्ड बैंक का ही, लेकिन ये इसकी रीजन नहीं है, ये इसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इस चीज को, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, ओके, समझ रहे हो आप? मतलब दोनों स्टेटमेंट है तो ठीक, ए भी ठीक है और आर भी ठीक है, लेकिन ये मैच नहीं हो रहा है। हाँ बिल्कुल सही, मैं वही बोल रही हूँ कि आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा है इन दोनों स्टेटमेंट्स का, दोनों स्टेटमेंट्स का तालमेल बैठना बहुत जरूरी है। थर्ड क्वेश्चन, IMF enforces structural SAPs on borrowing countries, ये तो गलत हो गया। SAPs कौन करता है? वर्ल्ड बैंक का काम है SAPs करना, तो ए इज फॉल्स। SAPs aim to reduce government spending and liberalize economies, हाँ ये ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन हो गया आंसर इसका? डी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक फोकसेस ऑन पॉवर्टी रिडक्शन थ्रू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये सही है? ओके, और वर्ल्ड बैंक फंड्स प्रोजेक्ट रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों ठीक है, ये दोनों ही ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया ए, assertion is true, reason is true and R is the correct explanation of A. Okay जी, sixth question, voting power of IMF is a voting power in the IMF is based on countries financial contribution quotas के बेस पे, बिल्कुल सही है ना? This ensures economically powerful nations that they have great influence on IMF decisions, ऐसा है, जो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली पावरफुल नेशंस हैं उनके डोमिनेंस के बारे में बताया गया है इसमें। वो था ट्रू, ट्रू तो मतलब रीजन को देखो आप, रीजन क्या सही है क्या? इसमें सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकली पावरफुल नेशंस के बारे में भी है या वो नेशंस जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं उसके बारे में है? सोचो थोड़ा, सोचो। ये दोनों ही ठीक है, मैं आपको कंफ्यूज कर रही हूँ, इसका आंसर यही है, हाँ बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे इकोनॉमिकली पावरफुल नेशन, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली पावरफुल हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं IMF में अपने वोटिंग राइट्स रखता है। ओके, तो यस, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, सेवेंथ में सेशन पढ़ लो, वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड ग्रांट्स एज वेल एज लोन्स टू द कंट्रीज। ओके, रीजन है कि IDA इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ऑफरिंग कंसेशंस, कंसेशनल फाइनेंसिंग। IDA करता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसका क्या काम है? IDA का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, कंसेशनल फाइनेंसिंग का काम नहीं है। कंसेशनल फाइनेंसिंग का काम रहता है ICS ID का। ठीक है, तो A इज राइट, R इज फॉल्स, ऑप्शन हो गया इसका C। ठीक है जी, उसके बाद देखो 8th में, IMF lends money to the country that requests financial assistance. IMF comes with the strict borrowing condition that should be met. Okay, तो इसमें भी A is true और R एक false statement है, तो इसका भी आंसर C है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इज अ पार्ट ऑफ IMF, ठीक है, ओके, और क्या ये है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एंड IFC प्रोवाइड्स प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट टू द डेवलपिंग कंट्रीज। बताइए मुझे, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या ये IMF का पार्ट है कि नहीं है? बस यही चाहिए मुझे।
ओके, बोथ फॉल्स। और कोई? आईएमएफ का पार्ट आईएफएससी नहीं है, ठीक है, आईएफएससी इज नॉट अ पार्ट ऑफ आईएमएफ, ये वर्ल्ड बैंक का पार्ट है, ठीक है। बट हाँ, ये दोनों फॉल्स नहीं है, रीजन इसका, ठीक है, कि आईएमएफ लोन्स प्रोवाइड करता है जिसमें बोरोइंग कंट्री को कुछ, तो उनकी ये आईएमएफ जो है इसको प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट में डेवलपिंग कंट्रीज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर है ए इज राइट बट रीजन, सॉरी, ए इज फॉल्स एंड रीजन इज राइट। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका डी, डी पार्ट, ठीक है। एक सेकंड मुझे, ओके, अब मैं आपका मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग देखिए, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आईएफएससी और आईडीए, इनको मैच कीजिए, जल्दी जल्दी बताइए, लिख दीजिए कि ए का 2 है या सी का 1 है, जो भी है फटाफट से लिखिए। ओके, तो इसमें हो गया, ए का काम है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का काम हो गया प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, ओके, आईएफएससी का काम है 3, हमने अभी भी डिस्कस किया, प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट, और आईडीए का काम है इन कंसेशनल लोन्स टू द पुअर कंट्रीज। ओके जी, ठीक है, ऑलराइट, चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका हो गया A1, B2, C3 और D4, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके IBRD, ये लोन्स प्रोवाइड करेंगी, राइट, टू मिडिल इनकम कंट्रीज। तो IBRD का हो गया 1, BIDA इनका हो गया 2, IFSC का हो गया 3 और इसका हो गया ये, तो इसका हो गया 1, B2, C3, D4, ऑलराइट। सॉरी, पीछे से डिस्टर्बेंस आ रही है, ये जो हमारे सफाई वाले होते हैं कचरा उठाने के लिए आए हुए हैं, सॉरी अबाउट दैट। ओके, 13 में हो गया आपके SDR, इनको मैच कीजिए। आप लोग कर क्यों नहीं रहे, मुझे किसी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी कीजिए, 4 मिनट रहेगी हमारे पास, हम ये सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो ये अपलोड हो जाएंगे, इसको आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, कोई डाउट आता तो मुझे जरूर बताइए, ठीक है। तो 9:30 तक देखते हैं, जितने हो जाएंगे उतने, ठीक है, ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ स्टॉप करना पड़ेगा, ओके। ओके, मैच कीजिए एसडीआर कौन देता है, आईएमएफ देता है या वर्ल्ड बैंक देता है, दो ही ऑप्शन है इसमें, एक आईएमएफ एक वर्ल्ड बैंक है। तो देखो सीधा सीधा है, एसडीआर हो गया, और साथ के साथ हमारे जितने भी डेवलपमेंट पॉलिसीज हैं, ये दोनों हो गए आईएमएफ के, और सैप साथ के साथ ग्रीन बॉन्ड्स, ये कौन देता है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अब स्टार लगा लीजिए और मेरे को पता करके बताइएगा कि ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, ये मैं ही बताऊं, चलो बता देती हूँ। ग्रीन बॉन्ड्स जो होते हैं ये एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, ताकि जैसे कि इसमें नेम आ गया ग्रीन, ठीक है, यानी कि ये पोल्यूशन और क्लाइमेट से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए ये बॉन्ड्स बनाए जाते हैं कि आप इनमें इन्वेस्ट करो ताकि आपको रिटर्न्स आए, ठीक है। इनका काम होता है रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे सोलर प्लांट, हाइड्रो प्लांट, विंड प्लांट, एनर्जी एफिशिएंसी प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिक ईवी व्हीकल्स, इन सब में इन्वेस्ट करवाना, ठीक है, कंट्री से, ताकि क्लाइमेट के ओर लेके भी हम लोग थोड़ा सा वो हो जाए, मतलब थोड़े से अवेयर रहें और अच्छी अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सके, ठीक है, डेवलपिंग नेशन के साथ साथ। ओके, 14th क्वेश्चन पे चलते हैं जी। 14th क्वेश्चन में आपको मैच करना है कि कौन सी कंट्री का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है
IMF में या वर्ल्ड बैंक में। ओके, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वोटिंग पावर किसकी है? यूएस की है हाईएस्ट वोटिंग पावर, चाइना की सेकंड हाईएस्ट है। ओके, इंडिया की सिग्निफिकेंट लोअर बट लोअर देन G7 कंट्रीज है, और साउथ अफ्रीका की मार्केट इन्फ्लुएंस है। तो इसमें A1, B1, B2, C3 और D4। ठीक है, 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में आ जाते हैं आपका मैच करना कि कौन से टाइम पीरियड के क्राइसिस के हिसाब से, ये उसमें भी लिखा हुआ है, आपके डॉक्यूमेंट में भी है। मैं कवर इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि टाइम थोड़ा आज कम था, तो इसी करके मैंने सिर्फ ब्रीफ में कवर किया एंड में। तो हाँ, आपके 1997 का जो एशियन क्राइसिस रहा है, इसमें आईएमएफ ने बेल आउट प्रोग्राम्स दिए थे थाईलैंड, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया का। ठीक है, 2008 की जो क्राइसिस रही है, सब मॉडरेज प्राइवेट प्राइम क्राइसिस, इसमें रहा है इमरजेंसी लोन्स टू यूरोपियन इकोनॉमीज। ओके, ग्रीक क्राइसिस में आईएमएफ ने यूरोपियन यूनियन बेल आउट पैकेजेस दिए थे, और कोविड-19 में तो डेट रिलीफ ही दिया था। ठीक है, तो इसका भी यही है, A1, B2, C3 एंड D4। ओके, चलो एक ये लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, 16 क्वेश्चन, उसके बाद फिर इसको मैं बंद करती हूँ। 16 क्वेश्चन बोल रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक का मेन प्राइमरी सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है? वर्ल्ड बैंक, तो ये आप बता दीजिए मुझे, ABCD। डी ऑप्शन है आपका मेंबरशिप फीस फ्रॉम वर्ल्ड बैंक्स, SDRs। ठीक है, तो बताइए मुझे। ओ, मैं बहुत आगे आ गई हूँ, सॉरी। सी, यादव ने लिखा है सी, इसका आंसर है बी, इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट। ठीक है, ग्रीन बॉन्ड्स देता है ना, और FDI जो है वो है IMF का प्राइमरी सोर्स ऑफ फंडिंग। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ ही मैं ये आज की क्लास यहाँ स्टॉप करती हूँ। ये सारे MCQs, इसमें ना पीछे आंसर कीज दी हुई हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर रीड कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। ओके, सो ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कल मिलते हैं। कल हम करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स। ओके, ओके देन, गुड बाय।